नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को कवर कर रहे थे। अब तक इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई 5 वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो है और इसी के साथ में आपका जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष वाला सेगमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो कंप्लीट हो जाएगा। 1885 यानी जहाँ से कांग्रेस की स्थापना होती है वहाँ से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता तक की पूरी कहानी 1947 तक की पूरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो के साथ में यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोई भी बुक या कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे 100% सारे के सारे तथ्य, सारे के सारे फैक्ट्स कवर किए जा सकें। ये आप भी जानते हैं। पर्सनली मुझे तो यही लगता है कि आप किसी भी तरीके के नोट्स तैयार कर लीजिए, लेकिन आप 100% फैक्ट्स को कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एक कह सकते हैं कि 90% वाला जो सेगमेंट है वो इस सीरीज़ के साथ में इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी की जो चीज़ें बचेंगी, जैसे अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको पीवाईक्यू की मदद से हम कंप्लीट कर लेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ आरओ से रिलेटेड। इसके साथ साथ मिडेवल हिस्ट्री से जुड़े हुए पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2001 से लेकर के 2021 तक आरओ के प्री मेंस के जीएस पेपर में, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिर इसके अलावा आपको आरओ के लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1930 में, वहाँ तक हमने पिछली क्लास में कंप्लीट करा था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तरफ। ये जो है 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट होता है, 1 दिसंबर 1931 तक ये चलता है। और ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उन तीनों में से सिर्फ यही गोलमेज सम्मेलन, यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे इसमें? महात्मा गांधी थे। तो 12 सितंबर 1931 को गांधी जी जहाज से इंग्लैंड पहुंचते हैं, लंदन पहुंचते हैं। और ये किस जहाज से लंदन गए थे इसका नाम भी आप याद रखेंगे, एसएस राजपूताना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल मिलाकर के 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यहाँ पर आपको सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट का नाम भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसी वजह से मैंने इसको स्पेशल इसमें डाल दिया है। सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, ये आप याद रखेंगे। लेकिन क्या हुआ कि कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कॉन्फ्रेंस में कुछ पॉलिटिकल लोग जो थे वो अलग अलग तरीके से सोच रहे थे। उनकी कुटिल चालों के कारण एक जो सांप्रदायिक समस्या थी वो उभर करके सामने आई। और जिस उद्देश्य को लेकर के गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। गांधी जी चाहते थे कि हमको औपनिवेशिक स्वराज जो है वो दे दिया जाए, लेकिन उनकी एक ठोस वकालत के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार किया गया था। इसके साथ साथ भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में की गई थी। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि गांधी जी ने बड़ी ठोस वकालत की थी, ठोस पैरवी करी थी इस चीज़ की कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज जो है वो दे दिया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात नहीं मानी थी। तो गांधी जी अपने उद्देश्य की पूर्ति हुए बिना ही खाली हाथ जो है 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस लौटते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि वो जिस डिमांड को लेकर के गए थे वो पूर्ति उसकी नहीं हो पाई, उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं माना गया, इस वजह से ये फिर दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हालांकि हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दूसरा वाला चरण है वो यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद में। तो 4 जनवरी 1932 से लेकर के 7 अप्रैल 1934 तक जो है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। लेकिन यहाँ पर क्या होता कि जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट पहले वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को मिला था, उस तरीके का सपोर्ट जो है दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखने को नहीं मिला था। कहीं ना कहीं आंदोलन के प्रति लोगों के अंदर उत्साह में कमी थी और इसी उत्साह की कमी को देख करके गांधी जी के द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया था। तो केवल आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन किसका परिणाम था। तो ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी का जो उद्देश्य था, अपने भारत के लोगों के जिस उद्देश्य को लेकर के वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे वो पूरा नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से दूसरा वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन
स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये स्थगित कर दिया गया। इसके बाद में कहीं ना कहीं गांधी जी ने अपना जो फोकस किया था वो किसकी तरफ किया था, जो भी हरिजन लोग थे, जो भी अछूत लोग थे, उनके उद्धार में, ठीक है, उनकी दशा को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं गांधी जी यहाँ से प्रेरित हो जाते हैं। तो अक्टूबर 1934 में गांधी जी जो है सक्रिय राजनीति से हटने का निर्णय लेते हैं और अपना पूरा का पूरा फोकस कहाँ लगाते हैं, अछूतों और जो हरिजन लोग थे उनके उद्धार में लगाते हैं। इसके बाद में आता है आपका सांप्रदायिक पंचाट, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, 16 अगस्त 1932। ये डेट्स जो ऊपर ऊपर लिख रही है ना, इनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस तरीके की घटनाएं दे देता है आपको, या तो इस तरीके से पूछ लेगा कि मिलान कीजिए, और मिलान वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में या इनकी तिथियों के अनुसार एक क्रमानुसार इनको व्यवस्थित कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आजकल पीसीएस में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो जो कम्युनल अवार्ड था या सांप्रदायिक पंचाट था, ये जो है किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा, है ना। तो इसमें क्या था कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय जो था उसके लिए विधानमंडलों में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इसमें था। और इसके साथ साथ इसमें एक काम और कर दिया गया था। देखिए, माइनॉरिटी के आधार पर, मतलब जो धर्म थे या जो समुदाय थे उनके आधार पर तो विधानमंडलों में सीटें आरक्षित हो रही थी। पृथक निर्वाचन मंडल की जो है डिमांड यहाँ पर चलती जा रही थी। तो इसमें अल्पसंख्यकों में जैसे आपके मुसलमान हो गए, मुसलमानों के अलावा आपके एंग्लो इंडियन लोग होते, यूरोपीय लोग हो गए, है ना। तो इनके लिए अलग से विधानमंडलों में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इसमें था। लेकिन इसके साथ साथ जो है भारतीय लोगों में फूट डालने का और भारतीय लोगों में एक तरीके से विभाजन पैदा करने का एक और फैसला यहाँ पे लिया गया था कि जो दलित वर्ग था उसको भी अल्पसंख्यक मान करके हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इनको भी जो इसी तरीके से जो पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था थी इनके लिए इसके ऊपर बात की गई। तो जिस टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, इस टाइम पर गांधी जी यरवदा जेल में थे। तो इस कम्युनल अवार्ड की जब घोषणा हुई तो इसका कहीं ना कहीं जो है वो विरोध कर रहे थे गांधी जी कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदायों को भी सीटों का आरक्षण दे दिया गया, दलित वर्ग को भी सीटों में जो है आरक्षण दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारत की जो एकता थी उसको तोड़ने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा था। इस वजह से गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। तो यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को ये आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये आमरण अनशन 5 से 6 दिन चलता है। इसके बाद में 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। और इसी समझौते के फलस्वरूप दलितों के पृथक निर्वाचक मंडलों की समाप्ति कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें निकल करके आती हैं। वो ये थी कि जो प्रांतीय विधानमंडल थे उसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटें जो पहले 71 हुआ करती थी इनको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इनको नहीं दी जाती है, लेकिन इनका जो रिजर्व्ड सीटें थी उनमें वृद्धि कर दी जाती है। पहले इनके लिए 71 सीटें थी, अब इनको बढ़ा करके 147 कर दिया जाता है। इसके साथ साथ केंद्रीय विधानमंडल में जो हरिजन लोग थे उनके लिए सुरक्षित सीटों की संख्या जितनी पहले थी उसमें 18% की वृद्धि कर दी जाती है। तो ये पूना समझौते के परिणाम थे, ठीक है, जो कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसके बाद में आता है आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ही चला। इसमें 46 प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। कांग्रेस इस सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुई थी, इसमें भी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया गया। इस टाइम पर भारत के सचिव कौन थे? सैमुअल होर, है ना। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जब आयोजित किया जा रहा था उस टाइम पर भारत सचिव के पद पर कौन था? सैमुअल होर। सैमुअल होर के द्वारा भी जो है इसका विरोध किया गया था। सम्मेलन की समाप्ति के बाद में एक श्वेत पत्र जारी किया गया। और ये श्वेत पत्र किसके लिए जारी किया गया कि जो भी चीज़ें चल रही थी, जिन डिमांड्स को लेकर के सारी ये व्यवस्थाएं की जा रही थी, उन पर विचार करने के लिए एक कमेटी के गठन की व्यवस्था के लिए श्वेत पत्र को जारी किया जाता है। और ये जो समिति का गठन किया गया था ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में। तो 22 नवंबर 1934 को ये जो लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली समिति थी ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और इस रिपोर्ट में क्या होता है कि 19 दिसंबर 1934 को इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? सैमुअल होर के द्वारा। 3 अगस्त 1935 को ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा इस पर अपनी सहमति दर्ज कर दी जाती है और भारत शासन अधिनियम जो है वो पूरी तरीके से लागू हो जाता है। इसके बाद में प्रांतीय चुनाव होते हैं और मंत्रिमंडलों का गठन होता है। तो 1937 में चुनाव हुए। कांग्रेस ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 1585 सीटों में से 711 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करी।
और 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूरा बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत वाली सरकारें बनी। 8 प्रांतों में जो है कुल मिलाकर के देखा जाए तो 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार मिलाई, जिसमें से 5 प्रांतों में ऐसी सरकार थी जिनमें कांग्रेस को पूरी तरीके से बहुमत मिला हुआ था, है ना। तो ये कौन कौन से क्षेत्र थे इसमें आप देखेंगे तो बिहार हो गए, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, ये 5 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कांग्रेस को पूरा बहुमत मिला था, तो इनको आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की जो गठबंधन की सरकार थी वो बनी थी। प्रांतों में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन यहाँ पर किया गया, जिसको एक नाम दे दिया गया था संसदीय उपसमिति, है ना। इस संसदीय उपसमिति के सदस्य कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है पंजाब में इसी समय पर अफसर हुसैन के द्वारा। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना होती है बंगाल में फजलुल हक के द्वारा, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना होती है मध्य प्रांत और बंगाल में, किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इनको आप यहाँ से याद रखें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वहाँ पर जैसे कि मद्रास के प्रधानमंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। प्रधानमंत्री का मतलब यहाँ पर एक तरीके से जो आज की डेट में स्टेट को मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है तो उस पर प्रधानमंत्री ही उस टाइम पर कह देते थे। बिहार में कृष्णा सिन्हा, उड़ीसा में बीएन दास, सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत में आपके एनबी खरे, बॉम्बे में बीजी खरे, यूनाइटेड प्रोविंस जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत को ही उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में 1939 में आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। लिनलिथगो ने क्या किया? भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और आपातकाल की घोषणा कर दी। और भारत को युद्ध में जब शामिल किया था लिनलिथगो के द्वारा, उस टाइम पर उसने विधानमंडलों से, यानी जो कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाई गई थी विधानमंडलों में अब कांग्रेस का भी प्रतिभाग था, उन विधानमंडलों से उसने किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन नहीं लिया, कोई भी सहमति नहीं ली। उनकी सहमति के बिना ही लिनलिथगो के द्वारा भारत को युद्ध में शामिल कर लिया जाता है, आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। और इसी के विरोध स्वरूप 29-30 अक्टूबर के आसपास कांग्रेस सरकारों के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। इस समय तक कांग्रेस ने 28 माह शासन पूरा कर लिया था। तो कांग्रेस की सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम और अंबेडकर के द्वारा, यानी मुस्लिम लीग और अंबेडकर के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नीतियां थी या कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी उससे कहीं ना कहीं ये सहमत नहीं होते थे। तो जब कांग्रेस की सरकारों ने त्यागपत्र दिया तो इन्होंने, यानी जो मुस्लिम लीग थी और अंबेडकर जी ने क्या बनाया? मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। तो डेट याद रखेंगे। इसके बाद में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है आपका। अगस्त प्रस्ताव जो है ये, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखेंगे। 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है और इस रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अंतरिम सरकार के गठन के बदले द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत है वो ब्रिटिश सरकार का क्या करेगा? समर्थन करेगा। यानी कि अगर आप हमारी अंतरिम सरकार का गठन करने में हमारी सहायता करेंगे या हमको अंतरिम सरकार का गठन करने देंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में हम आपका समर्थन करेंगे। तो इसके प्रत्युत्तर के रूप में जो एक प्रपोजल लाया गया था लिनलिथगो के द्वारा, उसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी जो मांग रखी थी कांग्रेस ने कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, इसके बदले में हमें अंतरिम सरकार का गठन करना है। तो लिनलिथगो के द्वारा जो इसका आंसर दिया गया था उसी आंसर को अगस्त प्रस्ताव के रूप में देखा जाता है। 8 अगस्त 1940 को यह आया था। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या था कि युद्ध के बाद में चुनाव के आधार पर संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाएगा, मतलब एक ऐसी कमेटी गठित की जाएगी, एक ऐसी सभा गठित की जाएगी जो संविधान का निर्माण करेगी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ये जो है अगस्त प्रस्ताव की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। कांग्रेस के द्वारा इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहते थे, है ना। पूरी तरीके से एक कह सकते हैं ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जो कि ब्रिटिश के नियंत्रण से मुक्त हो। तो इस वजह से कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा भी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है, लेकिन इनका रीजन दूसरा था।
क्योंकि ये थे भारत विभाजन के पक्ष में, इनको हर हाल में पाकिस्तान चाहिए था, तो इस वजह से ये भी उसको अस्वीकृत कर देते हैं। कांग्रेस के द्वारा जब अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है तो यहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। 17 अक्टूबर 1940, डेट याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह? ये महाराष्ट्र के पवनार से स्टार्ट होता है। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही होने का गौरव किसको प्राप्त है? विनोबा भावे को। और दूसरे सत्याग्रही कौन माने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है। पाकिस्तान की डिमांड 1940, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी अधिवेशन में ये याद रखेंगे कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग राष्ट्र या पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है। और ये जो पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव था, इसका निर्माण किसने किया था? सिकंदर हयात खान ने। और इसको प्रेजेंट किसने किया था? फजलुल हक ने। पाकिस्तान नाम की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान नाम कहाँ से आया? ये दिया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में, लेकिन जिस टाइम पर उन्होंने पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में इसको बनाने के बारे में जो है कहा था, उस टाइम पर इनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन बाद में जो है यही नाम जो है भारत से अलग होकर के जो हिस्सा हुआ था उसको पाकिस्तान नाम दिया गया। तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में जो पाकिस्तान नाम ईजाद किया था, इसमें कौन कौन से क्षेत्र इन्होंने रखे थे, मतलब इनकी क्या थिंकिंग थी कि किस किस क्षेत्र को मिलाकर के पाकिस्तान बनाया जाना चाहिए? तो उसमें पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, ये क्षेत्र जो है इनके हिसाब से पाकिस्तान के अंतर्गत आने थे। इसके बाद में आता है आपका क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या रीजन थे। एक तो जापान की बढ़ती हुई शक्ति, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का समय था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन द्वारा ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का एक दबाव बनाया जा रहा था, एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। और इसी वजह से 11 मार्च 1942 को विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा कर दी। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है और 30 मार्च 1942 को योजना जो है वो प्रेजेंट कर दी जाती है, योजना का प्रस्तुतिकरण किया दिया जाता है। ये योजना क्या थी? योजना ये थी कि युद्ध के बाद में भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का जो है यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ साथ भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार है, ये प्रस्ताव भी जो है इसमें लाया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, यानी अगर इसको बोले हिंदी में तो दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक जो है इसको कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने। इसके बाद में आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जाता है। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी का जो एक प्रस्ताव था, कौन सा? अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, लेकिन उसी समय यानी अगले ही दिन जो है ब्रिटिश सरकार एक्शन में आ जाती है और उसके द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था तो उसके जो भी नेता थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता, उनको गिरफ्तार करने के लिए ये जो है ऑपरेशन चलाया गया था। तो 9 अगस्त 1942 को ही कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे वो सारे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सबको अलग अलग रखा जाता है ताकि एक दूसरे से कनेक्टिविटी ना बन पाए। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा जाता है पूना में, नेहरू को अल्मोड़ा जेल में भेजा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में भेजा जाता है, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में भेजा जाता है और अबुल कलाम आज़ाद को बाकुड़ा जेल में भेजा जाता है। 14 अगस्त 1942 को ऊषा मेहता के द्वारा बंबई से रेडियो प्रसारण के द्वारा लोगों को एक तरीके से अवेयर करने का प्रयास किया जाता है। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी जो हैं 21 दिन उपवास का निर्णय लेते हैं। 6 मई 1943 को गांधी, क्योंकि एक तो बुजुर्ग वैसे भी थे, ऊपर से 21 दिन का उपवास, तो इनका स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है। इसी वजह से बीमारी के कारण इनको रिहा कर दिया जाता है जेल से। इसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आंदोलन चल रहा था आपका, इस आंदोलन के समय पर अमेरिका के एक पत्रकार लुई फिशर, ये गांधी जी के ही जो है साथ थे,
तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान दिवस मनाने का निर्णय जो है मुस्लिम लीग यहाँ पर ले लेती है। इसी समय पर अलग अलग स्थानों पर कुछ समानांतर सरकारों की स्थापना होती है। यहाँ से प्रश्न कई बार पीसीएस में पूछा गया है कि बलिया में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तामलुक बंगाल में आता है ना, बंगाल में एक क्षेत्र है तामलुक। तामलुक में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी इसको जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। सतारा में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई ये किसके नेतृत्व में हुई? वाईवी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में। और जितनी भी समानांतर सरकारों की स्थापना हुई उसमें से सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली समानांतर सरकार सतारा की ही थी, ये याद रखेंगे, सबसे दीर्घजीवी सरकार थी। इसके बाद में थोड़ा सा बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का पहले थोड़ा सा एक बायोडाटा देख लेते हैं। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ? उड़ीसा के कटक में। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की विद 4th रैंक। इंडियन सिविल सर्विसेज, इसको जो जैसे आज यूपीएससी का जो एग्जाम होता है तो इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस इसको उस टाइम पे कहा जाता था। 1921 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। किसकी प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं? सीआर दास और गांधी जी की प्रेरणा से। सुभाष चंद्र बोस सीआर दास को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1927 में इनके द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसके बाद में अगले ही वर्ष 1939 में ये जो है त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। हालांकि इस चीज़ में यानी जब ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए इसमें गांधी जी के द्वारा इनका विरोध किया गया, क्योंकि गांधी जी ने किसी और को जो है प्रमोट किया था, इनके विरोध में खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, गांधी जी उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट के बावजूद भी जो सुभाष चंद्र बोस थे वो काफ़ी मतों से जो है अध्यक्ष जो है निर्वाचित किए गए थे त्रिपुरी अधिवेशन के। बाद में हालांकि इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में ही। 26 जनवरी 1941 को ये जियाउद्दीन के वेश में, मतलब वेश बदल करके घर से निकल गए थे और पेशावर पहुंचे। पेशावर से काबुल, काबुल से रूस और फिर जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी की जनता ने ही इन्हें नेताजी कहकर के संबोधित किया था। 28 मार्च 1942 को रास बिहारी बोस, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की घोषणा की और इसके साथ साथ आज़ाद हिंद फौज बनाने का इन्होंने निर्णय लिया। 13 जून 1943 को बोस जो हैं जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचते हैं। जापान के प्रधानमंत्री तोजो के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। इसके साथ साथ भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह जो होते हैं, इनके साथ जितने भी सैनिक थे, अपने सैनिकों के साथ में अपने आप को जापानी सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। यहीं पर प्रीतम सिंह नाम के एक व्यक्ति और जापान के एक सैनिक अधिकारी थे जिनका नाम था मेजर फूजीहारा। इनके द्वारा कैप्टन मोहन सिंह को भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस तरह सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन हो जाता है। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता जो है वो बोस को सौंप दी। यानी पहले जो है रास बिहारी बोस जिन्होंने के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी ये इसके अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में इसकी अध्यक्षता को ये सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को बोस जो है सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं और यहीं पर ये नारा देते हैं दिल्ली चलो, और जो इनका सबसे फेमस नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इसी समय इनके द्वारा दिया गया था। तो बोस के द्वारा सिंगापुर में जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई गई थी इसको विश्व की 9 शक्तियों के द्वारा मान्यता दी गई। ये 9 शक्तियाँ कौन कौन सी थीं? जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मांचुको, आयरलैंड, इन देशों के द्वारा इनकी जो अस्थायी सरकार थी सिंगापुर में इन्होंने बनाई थी, इसको मान्यता दे दी जाती है। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप जो थे वो नेताजी को सौंप दिए जाते हैं इनके द्वारा, और यहीं पर जो है सुभाष चंद्र बोस इनका नाम जो है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखते हैं। अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा जाता है इनके द्वारा और निकोबार का नाम इनके द्वारा स्वराज द्वीप रखा जाता है। जुलाई 1944 में बोस ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था। 22 सितंबर 1944 को बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। यहाँ पर क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उसमें जापान की हार हो जाती है
और इधर से क्या था, जापान के जो अधिकारी थे या सैन्य वर्ग था वो कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, और यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति यहीं से चेंज होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार जाता है, तो बोस जो होते हैं वो बैंकॉक से टोक्यो जाते हैं, और यहीं बैंकॉक से टोक्यो जाते समय 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बोस की मृत्यु के बाद में कहीं ना कहीं जो एक इनका आंदोलन चल रहा था वो थोड़ा सा बिखर जाता है। लाल किले का मुकदमा आता है इसके बाद में 1945 में। आज़ाद हिंद फौज के मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों, इन पर लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में राजद्रोह का मुकदमा चला जाता है 1945 में। इसे ही लाल किले का मुकदमा कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया जाता है इनके लिए। जो भी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, इन पर जो राजद्रोह का मुकदमा लगा था, इनके बचाव के लिए एक आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन होता है। और इनके जो वकील थे, यानी इनका एक तरह से जो पैरवी करी थी आज़ाद हिंद फौज के जो भी सैनिक रहे थे, इनकी जो पैरवी करने वाले वकील थे उनमें भूलाबाई देसाई, है ना, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काट, जो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, अरुणा आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने जो है ये जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे इनकी पैरवी करी थी लाल किले के मुकदमे में। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेवेल ने अभियुक्तों की जो मृत्युदंड की सजा थी वो माफ़ कर दी थी। इसके बाद में आती है बेवेल योजना 14 जून 1945। मुख्यतः यह संबंधित थी कार्यकारी परिषद के गठन से। तो इसमें क्या प्रावधान रखा गया था कि प्रतिरक्षा के जो मामले हैं उनको छोड़ करके समस्त हिस्से जो हैं, समस्त जो एक कह सकते हैं विषय हैं, वो भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। उन पर उनको निर्णय लेने का अधिकार होगा। और शिमला सम्मेलन जो आगे आप पढ़ेंगे, शिमला सम्मेलन बुलाने का निर्णय भी बेवेल योजना के अंतर्गत ही लिया गया था। 10 जुलाई 1944 CR फॉर्मूला। ये CR फॉर्मूला क्या है? CR फॉर्मूला किसने दिया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी के द्वारा गांधी जी की सहमति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना बनाई गई। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पहले से ठीक ठाक कुछ चल नहीं रहा था, आपस में बन नहीं रही थी, तो उनको एक तरीके से एक मंच पर लाने के लिए जो एक योजना तैयार की गई थी राजगोपालाचारी के द्वारा, उसी को CR फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। इस योजना में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको थोड़ा सा देख लीजिए। उत्तर पश्चिम और जो पूर्वी मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्र थे उनकी सीमा का निर्धारण करने के लिए कमीशन की नियुक्ति का प्रस्ताव इस योजना में रखा गया था। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि आगे जाकर के इसी के आधार पर भारत का विभाजन तय हुआ था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस हिसाब से पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अब यहाँ से देखते हैं कि ये जो योजना थी ये मुस्लिम लीग के जिन्ना के द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। गांधी जी ने इसी समय पर जिन्ना को कायदे आजम कह करके उनका कद को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन जो है वो चीज़ें ठीक ठाक तरीके से हो नहीं पाई, और इस वजह से फिर आगे जा कर के शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है 25 जून 1945 को। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इस सम्मेलन में किसने किया था? कांग्रेस की तरफ से कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी ने शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग का जो रुख था, उनका जो तरीका था वही रहा पुराना अड़ियल वाला। उनको बस जो है विभाजन, मतलब उनके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी, किसी भी तरीके से उनके लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। तो इस वजह से आपस में जो मंतव्य थे लोगों के मिल नहीं पाए और बेवेल योजना जो है वो असफल हो जाती है। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर ये शाही नौसेना विद्रोह क्या था कि एक जो जहाज़ होता है उसका नाम था HMIS तलवार। इसके 1100 नाविकों के द्वारा नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन के कारण विद्रोह कर दिया गया था। इसी विद्रोह को शाही नौसेना विद्रोह या रॉयल नेवी रेबेलियन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो विद्रोह हो रहा था, पटेल और जिन्ना के इंटरफेयर के बाद में कहीं ना कहीं इसको शांत कराया गया था। इसके बाद में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी सत्ता में आ जाती है। 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव पैथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की सरकार की योजना की घोषणा की जाती है। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है। इसमें 3 सदस्य थे। वे 3 सदस्य कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस उस टाइम पर भारत के राज्य सचिव थे। स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना प्रमुख थे। 16 मई 1946 को इस मिशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की जाती है। इसमें कुछ जो प्रमुख सिफारिशें थी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली सिफारिश ये थी कि जो प्रांत हैं, जितने भी प्रांत हैं, उन प्रांतों को
3 समूहों में बांटा जाएगा। तो वो 3 समूह आप यहाँ पे देख लीजिए। पहले समूह में रहेंगे मद्रास, मध्य प्रांत, यूपी, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा। दूसरे समूह में पंजाब, सिंध और आपका उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसको संक्षेप में NWF भी बोलते हैं, और बलूचिस्तान, ये दूसरे ग्रुप में रहेंगे। तीसरे ग्रुप में रहेंगे असम और बंगाल। इसके साथ साथ ये भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया कि 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 292 सदस्य जो होंगे वो प्रांतों से चुन करके आएंगे, 4 सदस्य जो होंगे वो मुख्य आयुक्त के प्रांतों से चुन करके आएंगे, और 93 सदस्य जो होंगे वो देसी रियासतों से चुन करके आएंगे। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि प्रारंभ में कांग्रेस और लीग दोनों ने ही इसको स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के द्वारा इसको 24 जून 1946 को स्वीकार किया गया था, लीग के द्वारा इसको 6 जून 1946 को स्वीकार किया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने बाद में अपनी स्वीकृति वापस ले ली और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। तो 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। पाकिस्तान की मांग, एक तरीके से इनकी जो डिमांड थी वो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की डिमांड में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय जो है मुस्लिम लीग के द्वारा लिया गया था। तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी सहमत थी। तो संविधान सभा के चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कर लिया जाता है। लॉर्ड बेविल के अनुरोध पर हालांकि बाद में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो है अंतरिम सरकार में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ प्रमुख पद थे और प्रमुख व्यक्ति थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नेहरू जो थे वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किए गए, उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किए गए। पटेल को गृह विभाग मिला, इसके साथ साथ इनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला। अरुणा आसिफ अली को रेलवे मंत्रालय मिला। लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे, इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई, वित्त मंत्रालय दिया गया। राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय प्रदान किया गया। इसके बाद में 20 फरवरी 1947 को आती है क्लीमेंट एटली की घोषणा। इसमें क्या कहा गया था कि जून 1948 से पहले पहले अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। इसके साथ साथ क्लीमेंट एटली के द्वारा बेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर करके भारत भेजा जाता है। माउंटबेटन जो है 22 मार्च 1947 को भारत आते हैं और इनके द्वारा ही माउंटबेटन योजना तैयार की जाती है। 3 जून 1947 को ये योजना जो है प्रकाश में आई थी। इस योजना के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र जो है उसको भारत, संघ और पाकिस्तान के रूप में विभाजित कर दिया जाएगा, मतलब भारत का विभाजन हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो है NWFB, उसमें जनमत संग्रह करके यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि वो लोग जो है किधर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं या भारत जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ असम में एक जिला था सिलहट जिला, उसमें भी जनमत संग्रह करवाने का निर्णय लिया जाता है। देसी रियासतें जो भी थी उनको यह छूट दे दी गई कि या तो वे स्वतंत्र रह सकती हैं या वे भारत संघ में शामिल हो सकती हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। 14 अगस्त 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया, मतलब कांग्रेस के द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। हालांकि यह जो प्रस्ताव था भारत विभाजन से संबंधित था। अबुल कलाम आज़ाद किसी भी रूप में भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, ये भारत विभाजन के पक्षधर नहीं थे। स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया था, लेकिन जब इनको लगा कि कांग्रेस के पास में इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है तो इन्होंने भी जो है अपनी सहमति जो है इस पर दे दी। इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों के अगर नाम देखे जाएं तो डॉक्टर किचलू जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने इसका विरोध किया था। इसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा इसका विरोध किया गया। चौथराम मिटवानी जो कि सिंध कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने भी जो है इस माउंटबेटन योजना का विरोध किया। 18 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ जो अधिनियम था ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हो गई और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हो गया। तो पाकिस्तान की जब स्थापना हुई तो जिन्ना जो है स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और प्रधानमंत्री बने लियाकत अली। और 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
तो ये जो हो गया, ये पूरी कहानी आपकी कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 से लेकर के भारत की आज़ादी तक की पूरी कहानी, और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे के सारे मैं आपको इन 5 वीडियोस में करा चुका हूँ। अब इसके बाद में जो चीज़ें बचेंगी, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो अक्सर करके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। वैसे 90% पोर्शन आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का खत्म हो चुका है। वैसे तो 100% खत्म हो चुका है, 90% मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे एक बात की थी, आप किसी भी तरीके से चीज़ों को कवर कर लीजिए। आप किसी भी चीज़ से जुड़े हुए 100% फैक्ट्स जो है, 100% जो तथ्य हैं, उनको आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो बची कुछ चीज़ें होती हैं, 10-15% जो चीज़ें बचती हैं, वो कहाँ से कंप्लीट होती हैं? वो PYQ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स जो भी हम लगाते हैं, वहाँ से वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो वो मैं बना ही रहा हूँ, प्राचीन मध्यकालीन आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, RO से रिलेटेड। अब इसके बाद में कल या परसों में आपको मैं जो भी आधुनिक भारत से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो अब तक पूछे गए हैं RO में, वो सारे के सारे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।